Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video I will be continuing with NMR spectroscopy और अब हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने स्पेक्ट्रा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर हमें NMR स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करना है तो उसमें जो हमको डेटा मिलता है उसकी हमको समझ आनी चाहिए कि कौन सा डेटा किस तरीके के न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जो हम पहले चीज समझेंगे वो हम समझेंगे केमिकल शिफ्ट से। मतलब जब भी आप कोई NMR डेटा देखेंगे तो उसमें आपको उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई की सपोज 1H NMR है तो 1H NMR में आपको डिफरेंट जो प्रोटॉन्स आपको ऑब्टेन हुए हैं उसकी केमिकल शिफ्ट गिवन होगी। सिमिलरली 13C NMR है तो 13C NMR में जो डिफरेंट कार्बन्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उनकी जो केमिकल शिफ्ट है वो आपको गिवन होगी। तो अब हमको ये समझना होगा कि किस तरीके का कार्बन और किस तरीके का प्रोटॉन या किस तरीके का कोई भी अलग न्यूक्लियाई, तरीका मतलब कि वो कैसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, कैसी फंक्शनैलिटी उसके आसपास है, कैसे नेबर्स उसके आसपास हैं, तो उस अकॉर्डिंग कौन सा न्यूक्लियाई किस केमिकल शिफ्ट पे आता है। इसका ऐसे कोई इंट्यूटिव तरीका नहीं है कि हम पहले से ही बता दें। बहुत सारे कंपाउंड्स की स्टडी की गई है, बहुत सारे कंपाउंड्स को ऑब्जर्व किया गया है और उसके बाद हमको बेसिकली एक रेंज पता चल गई है कि भाई अगर हमारा कार्बन ऐसा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो वो इस पर्टिकुलर केमिकल शिफ्ट की रेंज में हमको ऑब्जर्व होता है। तो अभी मैं आपको वही बताऊंगा एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद 13C NMR। तो मतलब मैं आपको भी ये बताने वाला हूं कि 13C NMR में जो आपको डिफरेंट कार्बन्स अलग अलग केमिकल शिफ्ट में मिलते हैं वो किस रेंज में मिलते हैं, तभी हम बेसिकली अपने डेटा को इंटरप्रेट कर पाएंगे। अब आप देखेंगे जनरली जब हम 13C NMR डेटा देखते हैं तो उसमें आप जनरली ये पाएंगे कि जो sp2 कार्बन है ना, sp2 कार्बन इज जनरली ऑब्जर्व्ड एट हायर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी मतलब मोर डेल्टा। ये तो मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि जो आपका 13C NMR है उसकी जो आपकी केमिकल शिफ्ट की रेंज है, मतलब जितने भी हमने आज तक नॉन मॉलिक्यूल्स स्टडी किए हैं उसकी जो हमको कार्बन NMR में रेंज मिली है, केमिकल शिफ्ट रेंज, दैट इज +250 ppm टू -50 ppm। और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि दिस इज नॉट अ फिक्स्ड विंडो। आगे अगर हम कोई नया मॉलिक्यूल ऐसा डिजाइन कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हमको इस विंडो से अलग केमिकल शिफ्ट पर NMR स्पेक्ट्रम में कोई कार्बन की पीक मिल जाए। तो ये कोई एक रिजिड या फिक्स्ड विंडो नहीं है। तो फ्रॉम केमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल शिफ्ट अदर देन दिस रेंज, वो हमको मिल सकती है। बट अभी तक जो हमारी स्टडी रेंज है वो 250 ppm से -50 ppm की है। इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि जनरली जब हम 1H NMR देखते हैं तो उसमें हमारी जो केमिकल शिफ्ट की रेंज है वो कम क्यों है और कार्बन में वो ब्रॉड क्यों हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी 13C NMR की केमिकल शिफ्ट की रेंज है। तो जनरली ये पाया जाता है कि जो sp2 कार्बन्स हैं दे आर जनरली ऑब्जर्व्ड एट हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब मोर पॉजिटिव डेल्टा, मतलब हायर पॉजिटिव डेल्टा पे आपको sp2 कार्बन मिलेगा। फिर उसके बाद अगर सपोज डेल्टा में ऐसे डिक्रीज कर रहा हूं, मतलब ये कोई ऐसे रिजिड रेंज नहीं है पर एक रफ हमको रेंज समझनी होगी तभी हम डेटा को इंटरप्रेट कर पाएंगे। फिर sp2 कार्बन के बाद आपको मिलता है sp3 कार्बन और फिर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे मतलब डेल्टा की वैल्यू कम होती जाएगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होती जाएगी। सॉरी ये sp3 नहीं है, ये है sp कार्बन और सबसे नीचे आपको मिलेगा sp3 कार्बन। ठीक है, तो एक तो ये चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए कि हायर डेल्टा वैल्यूज पे यू विल बी ऑब्जर्विंग sp2 कार्बन, देन एज यू विल बी कमिंग
towards lesser delta, then you will find sp carbons and then finally sp3 carbons. Obviously इनकी रेंज बहुत ज्यादा डिफर करेगी according to the substituents they are attached to. अभी वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि वो रेंज जनरली क्या रहती है. एक चीज और अभी हम NMR में सुनते हैं, इंटेंसिटी ऑफ पीक्स. मतलब जो आपको आपके NMR स्पेक्ट्रम में ये पीक्स मिलती हैं, इसकी इंटेंसिटी का भी मेन रोल रहता है. जनरली जो ये इंटेंसिटी है ये हाइट ऑफ दिस पीक या फिर एरिया, हाइट के बजाय मुझको एरिया बोलना चाहिए, मैं उसकी भी सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा. अभी आप बेसिकली सुनते रहिए, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होंगी. इंटेंसिटी ऑफ दीज पीक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंटेंसिटी टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज ऑफ वन पर्टिकुलर एनवायरमेंट. हमने बोला था कि नंबर ऑफ सिग्नल्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं, एनवायरमेंट के ऊपर. तो ये पीक की इंटेंसिटी हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज बताती है ऑफ दैट वन पर्टिकुलर एनवायरमेंट. इसीलिए ये इंटेंसिटी हमारे लिए काफी ज्यादा काम की होती है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अगर आपके पास जैसे एसीटोन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो एसीटोन मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो इसमें दो तरीके के कार्बन प्रेजेंट हैं. एक तो ये वाला कार्बन हो गया और ये दो कार्बन हो गए. मतलब ये A से सिग्निफाई कर रहा हूं और ये दोनों B से सिग्निफाई कर रहा हूं, बिकॉज ये दोनों केमिकली सेम है. तो जब आप एसीटोन का 13C NMR स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसमें आपको दो पीक्स मिलती हैं. अभी मैं पोजीशन की बात नहीं करूंगा कि यहाँ पे तो डेल्टा है, ppm इधर की तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट आपका केमिकल शिफ्ट इंक्रीज हो रहा है. अभी मैं ppm की बात नहीं करूंगा, पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटेंसिटी कैसे मदद करती है. तो इस स्पेक्ट्रा में जनरली आप ये पाएंगे कि जहां पर भी इन दोनों कार्बन का स्पेक्ट्रा की पीक आएगी, वो पीक की जो इंटेंसिटी होगी वो ट्वाइस होगी. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो ट्वाइस वाली पीक है ये करेस्पॉन्ड करती है इन दो प्रोटॉन्स को, B जिनको मैंने लिखा है, और ये करेस्पॉन्ड करती है A को. तो इससे हम बेसिकली ये बता सकते हैं कि ये जो पीक इंटेंसिटी है इसकी रेशियो है 1:2. तो आप बोल सकते हैं कि आपके जो कार्बन एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, दे आर इन द रेशियो 1:2. और फिर एक तरीका होता है इंटीग्रेशन का, उससे आप एग्जैक्ट नंबर भी बता सकते हैं. ठीक है, बट आपको ये वाली बात ध्यान रखनी होगी, जब भी हम 13C NMR की बात करते हैं तो उस समय हमारा ये इंटीग्रेशन वाला चीज काम नहीं करता है. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, मतलब अंडर दिस पीक आप एरिया निकालिए, वो एरिया आपको बताएगा कि कितनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज आपके उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं. अब देखिए हाइट क्यों नहीं बता सकते. अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले बोला था कि हाइट का यूज नहीं करते हैं. जनरली आप कई बार सुनेंगे कि इस पीक की हाइट ले लो, और हाइट से आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर में आपका वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. बट हाइट इज एक्चुअली नॉट अ करेक्ट टर्म. जो करेक्ट टर्म है दैट इज द एरिया अंडर द कर्व, बिकॉज समटाइम्स कुछ पीक्स ऐसी होती हैं जिनका ब्रॉडनेस ज्यादा होता है. मतलब अगर आपकी सपोज 3 पीक्स हैं और तीनों पीक्स की जो ब्रॉडनेस है, मतलब ये विड्थ, अगर ये विड्थ आपकी तीनों पीक्स की सेम है तो फिर तो आप हाइट के बेसिस पे बोल सकते हैं, क्योंकि भाई विड्थ तीनों की सेम रही, तो आप हाइट के बेसिस पे बता सकते हैं कि आपकी रेशो क्या होगी डिफरेंट न्यूक्लियाइज की. बट अगर आपकी ब्रॉडनेस कम ज्यादा हो गई तो ब्रॉडनेस कम ज्यादा होने से आप हाइट के बेसिस पर नहीं बता पाएंगे. इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो पैरामीटर है वो है एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व, कर्व मतलब ये पीक, ये आपका करेक्ट पैरामीटर है, ना कि हाइट.
You should not see the relative height of the peaks. You should always calculate area under the curve. वैसे ही आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, जो हमारे मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं वो ऑलरेडी हमको इंटीग्रेशन कर देते हैं और हमको पता चल जाता है कि कितने हमारे न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही काम का है, बट ये हमको काम आएगा 1H NMR में। ठीक है, 13C NMR में इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। क्यों? अब जैसे मैंने आपको ये एसीटोन वाला एग्जांपल दिया, एसीटोन के केस में तो ऐसा हो गया, बाय चांस ऐसा हो गया कि इसमें जो आपको दो पीक्स मिली उनकी इंटेंसिटी भी 1:2 की रेशियो में ही थी और एक्चुअली में मॉलिक्यूल में भी ऐसा प्रेजेंट है, लेकिन 13C NMR में नॉट ऑलवेज ट्रू। ये आपका हमेशा ट्रू नहीं होगा, नॉट ऑलवेज ट्रू। तो इसीलिए 13C NMR में इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया जाता है। अगर आपको मॉलिक्यूल पता है कि ये NMR स्पेक्ट्रा तो इसी मॉलिक्यूल का है, तो आप बैठा के देख लो कि ठीक है, इस वाले स्पेक्ट्रा के लिए तो मतलब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो हमको स्पेक्ट्रा मिला है उसके लिए तो हमारी इंटेंसिटी वाली चीज भी काम कर रही है। बट 13C NMR के लिए आप ये याद रख लीजिए, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। योर पीक्स intensity can be strong or weak. They can be strong or weak with same number of कार्बन एटम्स। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एक एनवायरनमेंट का एक कार्बन है, दूसरे एनवायरनमेंट का भी एक ही कार्बन है, और दोनों के एक एक कार्बन होने के बावजूद भी उनकी जो पीक इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक है। तो इसीलिए 13C NMR में इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का यूज नहीं होता है। बट ये एक कॉन्सेप्ट है कि एरिया अंडर द कर्व हमको बताता है, इसको हम आगे देखेंगे भी कि इसकी क्या यूजफुलनेस है, बट 13C NMR में इसकी यूजफुलनेस नहीं है। तो अभी हम शिफ्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट रेंज पर। अब आप देखिए, जब पीक इंटेंसिटी तो हमको हेल्प कर नहीं रही, पीक इंटेंसिटी भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको स्ट्रक्चर रिड्यूस करने में मदद करती है, लेकिन 13C NMR के केस में पीक इंटेंसिटी आपकी काम नहीं करती। यहां पे आपका जो मेन फीचर काम करेगा वो आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू ही होगी। इसीलिए आपको केमिकल शिफ्ट वैल्यू का ही आइडिया होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सा कार्बन आपका कैसा है। तो उसके लिए मैं आपको एक रफ रेंज बता रहा हूं, जो अभी तो आपको लगेगा कि अरे इतनी सारी कैसे मेमोराइज करेंगे, बट जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिकली पता लगने लगेगा कि ठीक है, हाँ यही है। ठीक है, तो मैं हायर डेल्टा से लोअर डेल्टा की तरफ मूव कर रहा हूं। तो सबसे पहले है हमारा कीटोन्स। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं डेल्टा, जो ये है ppm में। तो कीटोन्स के लिए इट इज +230 टू +190। एल्डिहाइड्स के लिए इट इज +210 टू +185। देखिए, ये आपको अलग अलग बुक में ±510 की रेंज में मिल सकती है, और वैसे भी ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक रेंज है। तो इसकी गाइडेंस से हमको अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की अराउंड होती है +185 टू +165। अब आप देख सकते हैं इन सब में मैं सिर्फ उन कार्बन एटम्स की बात कर रहा हूं जो sp2 हैं। मतलब कीटोन अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरा जो मतलब है वो इस वाले कार्बन का है, जो कार्बोनिल कार्बन है sp2, उसके सब्स्टिट्यूएंट से नहीं है। सिमिलरली एल्डिहाइड में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आई एम टॉकिंग अबाउट दैट C डबल बॉन्ड OH। तो इस C की बात हो रही है, ना कि जो ये R इससे कनेक्टेड होगा, इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये सब sp2 कार्बन हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एस्टर्स और अमाइड्स, इनकी जो रेंज रहती है वो रहती है +180 टू +155। फिर आपके आ जाते हैं एल्कीन्स की जो रेंज रहती है वो रहती है 160 टू 100। फिर आपके एरोमेटिक्स
एरोमेटिक्स मतलब जैसे ये बेंजीन हो गया, तो इसके जो ये कार्बन्स हैं इनकी हम बात कर रहे हैं, इसकी जो रेंज रहती है वो रहती है +145 टू +110। ये आपके मेजरली sp2 कवर्ड हो गए। अब आ जाते हैं sp3। तो sp3 में आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी sp पे आ रहे हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड हमारा ये है। तो इसकी जो रेंज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 125 टू 110। अब आप देख सकते हैं कि एरोमेटिक्स का और एल्कीन्स का और इस एसिटोनाइट्राइल RCN का यहां पे एक ओवरलैप है, ठीक है। तो इसीलिए अगर ऐसी मॉलिक्यूल हमको मिली है जिसमें इनकी पॉसिबिलिटीज है, तो उस समय हमको फिर बाकी फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि एरोमेटिक का और एसिटोनाइट्राइल का ऑलमोस्ट ओवरलैप है, 110 से 125 वाला ओवरलैप है। तो इसमें हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेनी रहती है कि दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त बिल्कुल रिजिड नहीं हो जाना है, पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखना है। फिर जैसे कि आपका आ गया एल्काइंस। एल्काइंस की जो आपकी रेंज रहती है वो रहती है +110 टू +75, ठीक है। तो ये आपके sp कवर्ड हो गए। अब जब आप sp3 पे आएंगे, जब आप sp3 कार्बन, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखता हूं, ये बेसिकली sp2 और sp हो गया है। आप देख सकते हैं 230 से लगभग 75 तक हम आ गए हैं। अब ये मैं मिटा दे रहा हूं। अभी हम आ जाते हैं sp3 कार्बन में। तो sp3 कार्बन में जो हमारी रेंज है डेल्टा की वो रहती है +90 टू 0 ppm, ठीक है। अब आप देखिए sp3 कार्बन में बेसिकली मेजरली आपके पास चार पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो क्या हो गई R3CX, ठीक है, R3CX। एक हो गई R2CHX, एक हो गई RCH2X और एक हो गई आपकी CH3X। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके R3C, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, मतलब सेकेंडरी हो गया एक तरीके से, ये आपका प्राइमरी हो गया और ये आपका मिथाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये चारों कैटेगरीज की जो रेंज है वो +90 से 0 ppm में लाई करती है। और ऐसे मतलब अगर आप इसमें भी देखें तो डेल्टा वैल्यू इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। मतलब इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे हाईयर पॉजिटिव डेल्टा इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, नीचे की तरफ ये हमारा कम हो रहा है। अब इसमें हम इतनी कोई एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं सकते क्योंकि सारा खेल इस x पर डिपेंड करेगा। ये x जैसा भी होगा, अब ये x क्या क्या हो सकता है, अब ये देखिए ये x आपके हेलोजेंस भी हो सकते हैं। हेलोजेंस मतलब Cl, F, I, Br। फिर उसके बाद ये x आपका OR भी हो सकता है, सपोज ईथर। ये आपका NH2 भी हो सकता है, अमीन। ये आपका SH भी हो सकता है, थायोल। मतलब X की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हेलोजेंस भी हो सकते हैं, ईथर्स हो सकते हैं, अमीन्स हो सकते हैं, थायोल हो सकता है। तो X की बहुत सारी आपकी पॉसिबिलिटीज हैं, उस बेसिस पर ही आपकी केमिकल शिफ्ट डिसाइड होगी। तो इसीलिए इसमें इतना ज्यादा शार्प हम नहीं बता सकते कि ये है तो यही होगा, वो धीरे 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 हमको देखकर ही पता चलेगा कि कैसे हेलोजन लगने से किस तरीके की हमको केमिकल शिफ्ट मिलती है। पर जो आपकी रेंज है वो 90 से 0 के बीच में रहेगी। तो जब भी आपको 90 से 0 के बीच का कोई भी आपको केमिकल शिफ्ट मिलता है 13C NMR में, तो आप ये बात श्योरली बोल सकते हैं कि आपका sp3 कार्बन प्रेजेंट है।
अब उसमें जो बाकी डेटा गिवन होगा कि उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है या फिर कुछ और डेटा गिवन हो, तो उसके बेसिस पर ही हम बता पाएंगे कि हमारा कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे 13C NMR में ये आपकी केमिकल शिफ्ट की रेंज थी जो हमको पता होना चाहिए अपने स्ट्रक्चर डिडक्शन के वक्त। और दूसरी चीज जो हमने देखी है वो ये देखी है कि इंटीग्रेशन का जनरली हम 13C NMR डेटा में यूज नहीं करते हैं। सो अगली वीडियो में मैं बेसिकली यही सेम चीज 1H NMR डेटा के लिए डिस्कस करूंगा। उसके लिए चीजें बेसिकली और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं बिकॉज उसकी रेंज कम है, जो सबसे पहले मैंने शुरू में बोली थी कि 13C NMR की जो केमिकल शिफ्ट रेंज है वो बड़ी है, इसीलिए फिर भी डिस्टिंग्विश करना इजी है। बट 1H NMR में जब हम जाते हैं तो उसकी केमिकल शिफ्ट की जो स्केल है दैट इज वेरी स्मॉल, तो इसीलिए वहां पे आपको ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा मिलेगी। एक ही जैसे फंक्शनल ग्रुप्स के आपको ओवरलैप बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो वहां पे डिडक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वो इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि कुछ चीजें जो हमारी 13C NMR में लिमिटेड हैं वो हमको 1H NMR में एक्स्ट्रा मिलती हैं। वो चीज अब हम देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये चीज थी, इसीलिए केमिकल शिफ्ट पे डिपेंडेंसी नहीं रही, और वो चीजें हमको मदद करती है हमारे स्पेक्ट्रा को रिड्यूस करने में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। In this next video, I will be talking about 1H NMR chemical shifts, and we will also see some major differences between 1H NMR and 13C NMR. So that's all for this video. Thank you so much for watching this video.